हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ चुके थे। आज उसी से संबंधित हमें प्रत्यावर्ती धारा की औसत मान या माध्य मान निकालने का आज हमें डेरिवेशन करना है, जिसमें देखिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है औसत मान, माध्य मान, चाहे वर्ग माध्य मूल मान कहें, तो यह सब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए ज्ञात करने के लिए परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है आज का। देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कैसे हम औसत मान ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसका मान आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ लगातार उसमें परिवर्तन देखने को मिला था। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि पहले अर्धचक्र के दौरान एक दिशा में और दूसरे अर्धचक्र के दौरान विपरीत दिशा में प्रत्यावर्ती धारा का मान प्राप्त होता है। तो अगर एक पूर्ण साइकिल के लिए कहा जाए, एक पूर्ण चक्र के लिए, तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। तो आज हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। हम गणितीय विधि से आज सिद्ध करके देख सकते हैं। विशेष महत्व इसके अर्ध चक्र के लिए औसत मान निकालने का है, और उसमें प्रश्न भी पूछा गया है कई बार परीक्षा में। तो विशेष उसका अर्ध चक्र के लिए है, लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। तो इसलिए दोनों केसों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, पहला केस इसका पूर्ण चक्र के लिए। तो देखिए, पूर्ण चक्र के लिए हमें मालूम है कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। पूर्ण चक्र के लिए औसत अथवा माध्य एक ही बात है, औसत और माध्य एक ही चीज है। तो औसत अथवा माध्य मान एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का 0 होता है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। मान लीजिए किसी समय 0 से t तक परिवर्तन किया गया हो, तो उस समय 0 से t में, यानी एक आवर्त काल में, एक प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र कंप्लीट होता है। तो अब हम कह सकते हैं, क्योंकि समय t, किसी समय t पर प्रत्यावर्ती धारा का मान I बराबर I0 साइन ओमेगा t से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को कैसे परिभाषित करेंगे। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान माध्य या औसत, माध्य या औसत एक ही बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई एम इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t i इंटू डी टी। इस तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा
का परिमाण और दिशा दोनों ही आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं समय के साथ। तो यहाँ हम समय के साथ इसका समाकलन कर रहे हैं 0 से कैपिटल टी तक। 1/t मतलब यहाँ टी उस समय अंतराल से भाग भी किया जाएगा तब औसत मान निकलेगा। तो औसत मान के लिए हम जानते हैं कोई भी आंकड़ा दिया हो तो आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या करके औसत निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए समय के साथ प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन हो रहा है, मतलब धारा आई समय पर निर्भर करती है। तो समय पर ही अगर निर्भर करती है तो हम समय के साथ 0 से t तक अगर समाकलन कर दें तो उन सभी धाराओं का जो 0 से t समय के बीच प्रवाहित हुई है उन सभी धाराओं का योग हमें यहां से प्राप्त हो जाता है। और फिर जितने समय अंतराल में धारा बही है उस समय अंतराल से अगर भाग कर दें तो औसत मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए IM लिखा गया है माध्य अथवा औसत, मीन वैल्यू ऑफ करंट। IM से इसको मान लीजिए प्रदर्शित किया जाए तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें मालूम है कि किसी क्षण t पर यानी प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखा जाता है। तो यहाँ हम I की वैल्यू रख सकते हैं। I की वैल्यू अगर रख दिया जाए तो ये 0 to t यहाँ हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। अब इसमें देखिए समय के सापेक्ष परिवर्तन यहाँ हमको समाकलन करना है तो I0 को हम बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा I0 और साथ में यहाँ 1/t भी है, 1/t भी यहाँ पर है, ये आगे 1/t मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ देखिए I0 जब बाहर करेंगे तो I0/t ये बाहर हो जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको 0 से t तक साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी इंटू dt। अब साइन ओमेगा टी का समाकलन तो ये फार्मूला है, साइन ओमेगा टी का अगर हम समाकलन करेंगे तो माइनस में कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा प्राप्त होगा। मतलब पहले इसको हम एक निश्चित कोण मानकर, जैसे साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। और अगर कोणांक में कोई नियत राशि है, कोणांक में अगर साथ में कोई अचर पद है तो इस कोणांक का अलग से अवकलन करके फिर जो राशि आती है उससे भाग कर दिया जाता है। तो वही समाकलन के नियम का प्रयोग किया गया। तो यहाँ से देखिए ये तो I0/t बाहर है और इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हमको प्राप्त होगा माइनस में कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये मिल जाएगा। यानी कोणांक का अवकलन ओमेगा प्राप्त होगा, ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन ओमेगा होगा, उस ओमेगा से हम भाग करा देंगे और साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा समाकलन करने पर। अब यहाँ देखिए लिमिट लगी हुई है 0 से t, ये लिमिट लगी हुई है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर, तो उससे पहले इसमें जो अचर राशियां हैं और जो माइनस चिन्ह है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए IM इक्वल टू, ये माइनस चिन्ह को हमने बाहर निकाल लिया, I0 अपॉन नीचे से ओमेगा को भी हम बाहर कर सकते हैं। तो I0 ओमेगा टी ये बाहर आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ केवल कास ओमेगा टी बचा। अब कास ओमेगा टी में हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो स्मॉल टी के सापेक्ष चूंकि समाकलन किया गया इसलिए लिमिट जो रखेंगे वो स्मॉल टी के प्लेस पर रखेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कास ओमेगा इंटू अपर लिमिट कैपिटल टी, फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और आगे यहाँ हो जाएगा कास ओमेगा इंटू लोअर लिमिट 0 है तो इंटू 0 कर सकते हैं। अब इसका देखिए यहाँ ओमेगा इंटू 0 करेंगे तो ये पद हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस t को हम क्या लिख सकते हैं, तो t के लिए फार्मूला देखिए पढ़ चुके हैं हम, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी ये लिखा जा सकता है। तो अब हम प्रयोग कर देंगे, चाहे ओमेगा की जगह पर रखिए चाहे टी के स्थान पर हम 2 पाई बटा ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी या टी बराबर 2 पाई बटा ओमेगा, कोई इसमें दोनों में से किसी एक का मान रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज हम इसमें ओमेगा की वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए IM इक्वल टू क्या मिलेगा, IM इक्वल टू माइनस I0 अपॉन, अब ओमेगा यहाँ बाहर भी आ रहा है तो इसकी जगह पर भी हम 2 पाई अपॉन टी रख देंगे और यहाँ इंटू टी है, यहाँ टी रख दिया गया। फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर भी एक ओमेगा आ रहा है तो यहाँ कॉस 2 पाई अपॉन टी और इंटू टी ये हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह, ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री।
अब यहाँ देखिए टी से टी कैंसिल हो रहा है, इसमें ये टी एक यहाँ मिल रहा है हमको, एक टी यहाँ मिल रहा है, ये दोनों टी एक दूसरे से कैंसिल हुआ, यहाँ भी टी से टी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए बचा क्या, तो कुल मिलाकर यहाँ हम लिख सकते हैं आई एम इक्वल टू इसमें यहाँ बचा माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, माइनस में आई नॉट अपॉन 2 पाई ये बच गया, और अंदर ब्रैकेट के यहाँ cos 2 पाई बच रहा है, cos 2 पाई माइनस में cos 0 डिग्री, ये हमको मिल गया। अब cos 360 अंश का मान भी 1 होता है, cos 2 पाई, पाई रेडियन 180 अंश होता है, 2 पाई करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा 360 अंश, और cos 360 अंश का मान +1 होता है। यहां से हमको मिल जाएगा आई नॉट अपॉन 2 पाई, और इसका मान 1 रख देंगे, माइनस cos 0 डिग्री का मान भी 1 होता है, यहाँ भी 1 मिल जाएगा। अब ब्रैकेट में देखिए 1 - 1 0 हमको प्राप्त हो रहा है, ये वैल्यू 0 है, तो 0 में कोई भी राशि आगे दिया हो उसका 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल हमको 0 ही प्राप्त होगा। आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू ब्रैकेट में देखिए 0 मिल रहा है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको 0 टोटल प्राप्त हो जाएगा। तो अतः हमको क्या मिल गया, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान एक पूर्ण चक्र के लिए 0 प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अर्ध चक्र के लिए कैसे निकालते हैं। तो एक अर्ध चक्र के लिए निकालने वाले हैं अगला। सेकंड केस है अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र के लिए जो औसत मान है वो एक नियत मान प्राप्त होता है हमको। अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का एक नियत चक्र के लिए अगर निकाला जाए, अर्ध चक्र के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक परिमित राशि प्राप्त होता है, एक परिमित राशि। अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का एक परिमित राशि, प्रत्यावर्ती धारा का मान यहां पर लिख देंगे, ये प्रत्यावर्ती धारा का मान एक परिमित राशि प्राप्त होता है। अब कैसे परिमित राशि, तो इसको हम उसी मेथड से, गणितीय विधि से हम उस परिमित राशि का मान निकाल सकते हैं कि कौन सी परिमित राशि मिल रही है। अतः पहले अर्ध चक्र के लिए, पहले अर्ध चक्र की बात कर रहे हैं, पहले अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान, या माध्यमान कहिए, औसत मान, देखिए क्या होगा, आई एम इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहां देखिए अर्ध चक्र के लिए, तो एक अर्ध चक्र में समय जो लगता है वो T/2 होता है। तो पिछले में पूर्ण चक्र के लिए लिया गया था, तो वहां आवर्तकाल 1/T आगे मल्टीप्लाई किया गया था। यहाँ अर्ध चक्र ले रहे हैं तो 0 से T/2 तक केवल हम करेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ I इंटू डी टी लिखा जाएगा, I इंटू डी टी, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चलेगा जैसे पूर्ण चक्र के लिए लिया गया था। तो एक पूर्ण साइकिल यानी एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता था वो आवर्तकाल होता था, उसको कैपिटल टी लिखते थे। अब अर्ध चक्र में जो समय लगेगा उस आवर्तकाल का हाफ टाइम लगेगा, आधा, इसीलिए T/2 यहाँ प्रयोग किया गया, यहाँ भी T/2। बाकी सेम कंडीशन वैसे चलेगी।
हम आई का सूत्र लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 1/t/2 है, तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, इसको 2/t लिख सकते हैं। और यहाँ से हम आई नॉट बाहर करेंगे तो ये आई नॉट बाहर आ जाएगा। 0 से t/2 तक यहाँ समाकलन होगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं। आई की वैल्यू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और आई नॉट को हमने बाहर कर लिया, साइन ओमेगा टी का अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां से देखिए आई एम बराबर क्या मिल जाएगा, आई एम बराबर 2/t इंटू आई नॉट, और इसका समाकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस में कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये प्राप्त हो जाएगा। और फिर लिमिट 0 से t/2 है। माइनस चिन्ह और ओमेगा को हम पुनः बाहर कर लेंगे। तो यहां से देखिए माइनस चिन्ह को हमने बाहर कर लिया, ऊपर है 2i0 और नीचे मिल जाएगा हमको ओमेगा इंटू टी। अब यहां अंदर बचेगा माइनस, बाहर चुका है, निकल चुका है, कास ओमेगा टी यहाँ बच रहा है। तो हम फिर से यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल t/2 रखना पड़ेगा, कैपिटल t/2, फिर माइनस चिन्ह, लोअर लिमिट लगाएंगे, फिर कॉस ओमेगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके अप्लाई कर देंगे लिमिट। अब आइए देखते हैं, हम ओमेगा की वैल्यू फिर से लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2π/t होता है। तो हम ओमेगा की वैल्यू 2π/t या t की वैल्यू 2π/ओमेगा के रूप में लिख सकते हैं। अब चाहे t को बदलिए चाहे ओमेगा को, दो में से किसी एक को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां से हम आई एम इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस में 2i0 अपॉन ओमेगा की जगह पर 2π/t लिख सकते हैं, इंटू कैपिटल टी, ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर कास ओमेगा की जगह पर 2π/t लिख देंगे, इंटू t/2 यहाँ कर देंगे, फिर माइनस चिन्ह है, ये cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री। ये t से t कैंसिल होने वाला है, देखिए यहाँ नीचे ऊपर t से t कैंसिल हो रहा है, ये t से ये t कैंसिल, और यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, ये वैल्यूज कैंसिल हो रहे हैं। क्या बचेगा, यहाँ भी देखिए t से t कैंसिल हो रहा है, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों। बचा क्या, माइनस चिन्ह यहाँ बच रहा है, और i0 और यहाँ पर एक पाई नीचे बच रहा है, ऊपर है i0 और नीचे बच रहा है पाई, ये मिल रहा है। और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ माइनस i0 अपॉन पाई, और ब्रैकेट के अंदर कॉस पाई यहाँ मिल रहा है हमको, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। आई एम इक्वल टू माइनस i0 अपॉन पाई, और ब्रैकेट में -1, कॉस 180 का मान -1 के बराबर होता है, पाई रेडियन 180 है, कॉस पाई की वैल्यू -1 लिख सकते हैं, फिर माइनस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 लिख देंगे, तो -1 ऐड होके -2 बनेगा, और -2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस चिन्ह के साथ, तो ये प्लस में हमको प्राप्त हो जाएगा 2i0 अपॉन पाई, ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2i0 अपॉन पाई। अब हम जानते हैं पाई का मान जो होता है 3.14 होता है, या 22/7 या 3.14 रख के हम 2 को अगर भाग कराएं तो यहाँ हमको एक वैल्यू मिलने वाली है। देखिए 2 को अगर हम पाई के मान से भाग करा दें तो 0.637 इंटू i0, ये प्राप्त हो जाएगा, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ हमको देखिए अर्धचक्र के लिए हम दोनों रूपों में याद रखेंगे कि पहले अर्धचक्र के दौरान प्लस में यही वैल्यू मिलेगी 2i0 अपॉन पाई, चाहे ये मान याद रखिए और चाहे यही मान 0.637 के रूप में याद रखेंगे, ये हो जाएगा हमें फार्मूला पहले अर्धचक्र के दौरान इतना मिलेगा। तो अगर पहले अर्धचक्र के दौरान हमको आई एम की वैल्यू प्लस में इतनी मिली है, तो दूसरे अर्धचक्र के दौरान यही वैल्यू माइनस में मिलेगी। तो इसी प्रकार हम दूसरा अर्धचक्र कर लेंगे तो हमको माइनस में अगली वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार
दूसरे अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान दूसरे अर्धचक्र के लिए यही मान हमको माइनस में प्राप्त हो जाएगा। आई एम इक्वल टू माइनस में 2I0 अपॉन पाई, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 0.637 इंटू I0, ये माइनस में वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले अर्धचक्र के दौरान जितना प्लस में मिला है, दूसरे अर्धचक्र के दौरान उतना ही माइनस में मिल रहा है। अगर एक पूर्ण साइकिल के लिए कहें तो दोनों का अगर हम औसत ले लें तो पुनः हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान ज्ञात करते हैं। यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे, इस पर प्रश्न पूछा भी जाता है। या मान लीजिए प्रश्न को घुमाकर दे दिया जाए, प्रत्यावर्ती धारा की जगह पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए कह दिया जाए, तो सेम बिल्कुल यही पैटर्न पे चलेगा। जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है, सेम उसी टाइप में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए अगर कहा जाए तो V बराबर V0 sin ओमेगा टी, और बिल्कुल यही कंडीशन दोनों अर्धचक्रों के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा की जगह पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अगर औसत मान निकालने के लिए कहें, बिल्कुल यही चीज चलेगा, कुछ चेंज नहीं होना है। आइए देखते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए अगर कह दिया जाए ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तब यहां कैसे निकालेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, यहां भी हम बिल्कुल उसी तरीके से पूर्ण चक्र के लिए यहां भी शून्य होगा। पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होगा, शून्य होगा। और इसको परिभाषित कैसे करते हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, हम इसको भी एम से अगर लिखें तो 1/t 0 से कैपिटल टी टाइम लेंगे और यहाँ वी डी टी कर देंगे। वहां आई डी टी किया गया था, यहाँ वी डी टी करेंगे। बाकी कोई परिवर्तन, बिल्कुल दोनों सेम चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जिस प्रकार से परिवर्तित होती है उसका दिशा और परिमाण बदलता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी परिवर्तित होता है। क्योंकि इसी वोल्टेज से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हुई है, तो इसमें कोई चेंजिंग लाना ही नहीं है, बस सीधे वही कंडीशन लगाते जाना है। अब यहाँ V की जगह पर हम V0 sin ओमेगा टी लिख सकते हैं, V0 sin ओमेगा टी इंटू डी टी। V0 को बाहर करेंगे 1/t, V0 को बाहर कर लीजिए 0 to t sin ओमेगा टी डी टी। फिर से यहाँ देखिए समाकलन कर दीजिए, ये V0/t यहाँ मिल गया हमको, और इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस में cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट अप्लाई करिए 0 से t, माइनस चिन्ह को बाहर कर सकते हैं V0/t। यहाँ देखिए ओमेगा को भी बाहर कर लीजिए इंटू ओमेगा, ये बच जाएगा cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस cos ओमेगा इंटू 0। यहाँ ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। यहाँ से देखिए
मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vm माइनस में V नॉट अपॉन, यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू हम रख देंगे 2 पाई अपॉन T, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 2 पाई अपॉन T इंटू कैपिटल T माइनस cos 0 डिग्री। यहाँ देखिए T से T कैंसिल हो रहा है, दोनों स्थान पर हम यहाँ T से T, ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, यहाँ भी T से T कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। Vm इक्वल टू माइनस यहाँ V नॉट अपॉन 2 पाई, V नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ देखिए बचेगा cos 2 पाई माइनस cos 0 डिग्री, यहाँ माइनस में V नॉट अपॉन 2 पाई, cos 2 पाई का मान 1, cos 0 का मान भी 1, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा। Vm इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 आएगा। यहाँ क्या मिल गया हमको कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी औसत मान 0 होता है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी औसत मान हमको 0 प्राप्त हुआ। अब अर्ध चक्र के लिए इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अर्ध चक्र के लिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो पूर्ण चक्र के लिए था, अब हम अर्ध चक्र के लिए निकाला जा सकता है। देखिए अर्ध चक्र के लिए और यहाँ पहले अर्ध चक्र के लिए, यहाँ अर्ध चक्र के लिए क्या है, एक परिमित राशि हम कह सकते हैं। अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एक परिमित राशि प्राप्त होता है। क्या है वो परिमित राशि, हम निकाल सकते हैं। देखिए हम Im इक्वल टू पहले अर्ध चक्र के लिए ले रहे हैं T/2, 0 से T/2 लिमिट लगेगा, और यहाँ हो जाएगा I की जगह पर यहाँ V होना चाहिए। वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो यहाँ हो जाएगा V इंटू dt। V को हम लिख देंगे, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, और यहाँ देखिए V नॉट बाहर आ जाएगा। V नॉट को हम यहीं बाहर किए ले रहे हैं। V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं V को, ये 0 से T/2, और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी dt, और फिर समाकलन कर देंगे। देखिए क्या आएगा इसका समाकलन, यहाँ जाएगा 2V नॉट अपॉन T, और समाकलन करने पर हमको मिल जाएगा माइनस में cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से T/2, माइनस चिन्ह को बाहर कर लीजिए और साथ में ओमेगा भी नीचे से बाहर कर लीजिए, तो माइनस में 2V नॉट अपॉन नीचे आ जाएगा ओमेगा इंटू कैपिटल T। अब अंदर बचा cos ओमेगा टी, लिमिट अप्लाई करेंगे cos ओमेगा, और यहाँ पर T/2 रख देंगे, माइनस में cos ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा। अब क्या बचा देखिए, अब फार्मूला हमको मालूम है ओमेगा बराबर 2 पाई/T, ये फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते चले आए हो। यहाँ भी कोणीय वेग वाला फार्मूला लग जाएगा। मान रखे सॉल्व करेंगे, Im इक्वल टू माइनस 2V नॉट, और नीचे हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा की वैल्यू रखा गया है, तो हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/T रखेंगे, इंटू T हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ अंदर कर लेंगे, 2 पाई/T इंटू T/2, ये T से T कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरलतम भाषा में ये डेरिवेशन बताया जा रहा है,
इसमें कुछ रटना नहीं है, बस तुमको एक ट्रिक पकड़े रखना है, उसी ट्रिक के माध्यम से आगे बढ़ते जाना है। यहाँ भी 2 से 2 देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उनको इकट्ठा कर लो। क्या बचा? तो यहाँ देखिए आई एम इक्वल टू माइनस ऊपर बचा वी नॉट नीचे अपॉन पाई, ऊपर वी नॉट नीचे पाई, और बाकी यहाँ देखिए ब्रैकेट में तो ये कॉस पाई बच रहा है और माइनस में कॉस 0 डिग्री। अब हम जानते हैं माइनस वी नॉट अपॉन पाई, और यहाँ कॉस पाई का मान होता है -1 और कॉस 0 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ -1 मिलके -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई एम इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में मिल जाएगा 2v0 अपॉन पाई। अब वही चीज फिर मिल गया हमको, पाई का मान अगर 3.4 से भाग कर दें इसको तो हमको वही वैल्यू 0.637 जो मिला था वही प्लस में हमको प्राप्त हो जाएगा 637 इंटू वी नॉट, ये आ जाएगा। अरे देखिए गड़बड़ हो रही है, आई एम नहीं बल्कि यहां हम क्या निकाल रहे हैं, वी एम निकाल रहे हैं, वी एम। ये इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हमने हर जगह वोल्टेज लिखा है तो यहाँ वी एम लिखना होगा हमको, वी एम। मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये देखिएगा ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अर्धचक्र के लिए हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान निकाला और एक परिमित राशि हमको प्राप्त हुई, और परिमित राशि कितनी है, प्लस में 2v0 अपॉन पाई या प्लस में 0.637 इंटू वी नॉट। तो ये पहले अर्धचक्र के लिए लिया गया है इसलिए धनात्मक मिला है। इसी प्रकार अगर दूसरे अर्धचक्र के लिए लेंगे तो हम जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा इस रूप में चलता है, पहला अर्धचक्र धनात्मक है तो विपरीत वाला अर्धचक्र ऋणात्मक लिया जाएगा, तो ऋणात्मक अर्धचक्र विपरीत मिलेगा, यही मान हमको माइनस में प्राप्त होने लगेगा। तो इसी प्रकार दूसरे अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान माइनस में 2v0 अपॉन पाई या माइनस में 0.637 इंटू वी नॉट प्राप्त हो जाएगा। यही वैल्यू हमको दूसरे अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान माइनस में ये या इतना होगा, ये हो जाएगा। अब दोनों अगर हम अर्धचक्रों को जोड़कर एक पूर्ण चक्र की बात करें तो एक पूर्ण चक्र में यह शून्य हो जाएगा, जितना इधर धनात्मक आया है उतना ही ऋणात्मक आया है। अब देखिए चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज पूछा जाए चाहे प्रत्यावर्ती धारा पूछा जाए, हम औसत मान दोनों का निकाल सकते हैं। यहां से एक शार्ट प्रश्न बन सकता है, अगर प्रतिशतता में पूछ लिया जाए कि महत्तम मान का कितना प्रतिशत अर्धचक्र में औसत मान प्राप्त होता है, तो देखिए यही वैल्यू काम में आने वाली है, चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए पूछा जाए चाहे प्रत्यावर्ती धारा के लिए। प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र के दौरान या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अर्धचक्र के दौरान जो औसत मान की प्रतिशतता है हम यहीं से निकाल सकते हैं। महत्तम वैल्यू का 63.7% कह सकते हैं, या भाग पूछा जाए तो 63.7वां भाग, 63.7 इसका, या परसेंटेज में उसी से कह सकते हैं। देखिए वी नॉट का कितना प्रतिशत है, तो चाहे यहां हम कह सकते हैं, देखिए ये वैल्यू महत्तम मान की कितनी है, तो वीएम जो होता है, वीएम या आईएम या वीएम मतलब प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अर्धचक्र के दौरान
के लिए मान, अर्धचक्र के लिए मान, महत्तम मान का देखिए हम इधर लिखे दे रहे हैं, हो सकता है उधर दिखाई ना दे, IM या VM का अर्धचक्र के लिए मान, महत्तम मान का 63.7% होता है। ये चीजें ध्यान रखिए। परसेंटेज में अगर पूछ लिया जाए कि जो अर्धचक्र के दौरान प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा अपने उसके महत्तम मान का कौन सा भाग है या कितना प्रतिशत है, तो हम यहीं से 100 से गुणा करके इसको हम प्रतिशतता में बदल सकते हैं। 63.7% के रूप में इसको दिखा सकते हैं आसानी से। अब आइए देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ प्रत्यावर्ती धारा को हम शॉर्ट में AC लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो इसकी परिभाषा इसके नाम में ही छिपा हुआ है। भाई वर्ग कहा जा रहा है यानी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, प्रत्यावर्ती धारा के, और ये धारा कौन से चक्र के लिए कहा जा रहा है, तो ये पूर्ण चक्र की बात की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का वर्ग के औसत मान का वर्गमूल उस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। यहां देखिए परिभाषा बिल्कुल इसके नाम में ही छिपी हुई है, हम इसके नाम से ही मालूम करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल की बात हो रही है, एक पूर्ण साइकिल या चक्र कह दीजिए, एक पूर्ण चक्र भी कह सकते हैं, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान, वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसी को हम शॉर्ट में RMS वैल्यू भी लिख सकते हैं, RMS वैल्यू भी इसी को कहा जाता है। RMS वैल्यू अगर कहा जाए तो यही बात है, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन छोटी सी। तो अब चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए कहा जाए चाहे धारा के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एक पूर्ण साइकिल के लिए या एक पूर्ण चक्र के लिए जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, उसकी RMS वैल्यू होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा के या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए अगर कहें तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को
उस वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए अगर बात किया जाए तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो दोनों सेम कंडीशन में चलेगा। अब देखिए इसके लिए हम कैसे गणितीय सूत्र इसका कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। एक पूर्ण साइकिल के लिए कैसे परिभाषित किया गया है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को। एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान, तो इसको परिभाषित किया गया है आई स्क्वायर का बार। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान, यहां से हम लिख सकते हैं पूर्ण चक्र की बात की गई तो 1/t हो जाएगा। औसत मान लिया जा रहा है किसका, 0 से t, लिमिट लगाएंगे, यहां आई स्क्वायर इंटू डी टी लिखा जाएगा, आई स्क्वायर इंटू डी टी। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए हम उसके वर्ग का औसत मान ले रहे हैं। जैसे औसत मान वहां हमने धारा का लिया था, यहां धारा के वर्ग का लेंगे, तो जहां आई था वहां आई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पूर्ण चक्र है इसलिए जो टाइम पीरियड होगा वो कैपिटल टी दिया जाएगा, लिमिट भी वही 0 से t लगाई जाएगी। अब आइए देखते हैं, इसमें मान रख दीजिए। यहां से देखिए हम पहले वर्ग का औसत मान निकालेंगे और फिर बाद में जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका हम दोनों पक्षों में वर्गमूल कर लेंगे, तो हमें IRMS लेफ्ट साइड में प्राप्त हो जाएगा। यहां देखिए 0 से t और आई स्क्वायर को अब हम क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू होती है किसी समय t के लिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ चुके हैं, यहां वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ आई स्क्वायर को हम बाहर कर सकते हैं, आई स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, आई नॉट का स्क्वायर ये बाहर हो जाएगा, नीचे अपॉन टी है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन करना है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ेगा। एक सूत्र पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें कॉस 2 थीटा के पदों में तो क्या मिल जाएगा, तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, 2 को इधर ले आएंगे और फिर 2 से जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इस पद को इधर करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसी को पक्षांतर करके हम 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बाएं साइड में लाएंगे, कॉस 2 थीटा को दाहिने तरफ ले जाएंगे, फिर 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, इसी फार्मूले का प्रयोग करना है और हमें थीटा की जगह पर अगर ओमेगा टी रख दें, थीटा की जगह पर ओमेगा टी रख दें तो यहाँ भी थीटा की जगह पर ओमेगा टी रखना होगा, फिर यह सेम यही हमको प्राप्त हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर, यहां से देखिए थीटा की वैल्यू हमने ओमेगा टी रख दिया है बस। अब यहां भी क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये सूत्र के प्रयोग से हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान निकाला तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 प्राप्त हो गया। अब यही मान इसमें रख देना है। देखिए इसी मान को हम रख के आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या मिल रहा है हम देखते हैं। यहां से हमको आई स्क्वायर का बार क्या प्राप्त होगा, आगे देखिए आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी है और इंटीग्रेशन में हमको प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2।
इंटू डी टी। अब यहाँ 2 को हम बाहर कर सकते हैं, इस 2 को बाहर ले लीजिएगा, फिर ये 2 पदों में हो जाएगा। और समाकलन अगर 2 पदों के समूह पर है तो दोनों पदों पर हम अलग अलग कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे, पहले 2 को हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। अब यहाँ देखिए ये 2 को हमने बाहर कर लिया है पूरे के, और इस पद को हम 2 भागों में विभक्त कर लेंगे। तो पहले वाले भाग में मिल जाएगा 0 से t, और यहाँ 1 dt है, 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी। और दूसरे में मिलेगा माइनस में 0 से t, और यहाँ जाएगा काश 2 ओमेगा टी डी टी, काश 2 ओमेगा टी डी टी, ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम समाकलन कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीजें बताई जा रही है, एक एक बातें बिल्कुल क्लियर की जा रही हैं। यहाँ देखिए क्या बचेगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और फिर ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 dt, तो 1 dt या dt का ही है, तो dt का समाकलन जो होगा वो t होगा, तो dt का समाकलन t आ जाएगा। लेकिन यहाँ लिमिट भी लगाना है, तो देखिए यहाँ अंदर तो हमको मिल जाएगा t, और लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे 0 से t, फिर माइनस चिन्ह लगाइए। अब इसका देखिए समाकलन क्या मिलेगा, तो इसका समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं cos थीटा का साइन थीटा होता है समाकलन, cos थीटा का साइन थीटा होता है। तो यहाँ cos 2 ओमेगा टी है, तो cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी तो मिलेगा, साइन 2 ओमेगा टी, और साथ में कोणांक में 2 ओमेगा नियतांक दिखाई दे रहा है, इससे हम डिवाइड कर देंगे, 2 ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 0 से t यहाँ भी लिमिट लगेगी, और ये कैपिटल जो बड़ा ब्रैकेट है उसको भी क्लोज कर देंगे। अब इसमें अंदर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t ये मिल रहा है, और साथ में यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो t माइनस 0 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा t माइनस 0, फिर माइनस चिन्ह है। इसमें से देखिए 2 ओमेगा को बाहर कर सकते हैं यहाँ पर, तो 1/2 ओमेगा को हम बाहर कर लें, और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें साइन 2 ओमेगा टी पर। यहाँ मिल जाएगा हमको साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, आई स्क्वायर का बार ये बराबर होगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये बड़ा ब्रैकेट, और इसको खोलेंगे तो t यहाँ मिल जाएगा, फिर माइनस चिन्ह है 1/2 ओमेगा, और अंदर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ तो साइन 2 ओमेगा टी है, साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ मिल जाएगा हमको 0, इसको लिख देंगे साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी और माइनस साइन 0, ये प्राप्त हो रहा है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो हम 2 पाई अपॉन टी का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो इस पद को हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी निकल आएगा। तो यहाँ पहले वैल्यू रख दीजिए, हम ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी रख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और फिर इससे मल्टीप्लाई भी करा देंगे। तो अब यहाँ देखिए आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आई स्क्वायर का बार इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, इस वैल्यू को t के साथ मल्टीप्लाई कराया गया इंटू टी, और फिर यही वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस चिन्ह है, और यहाँ आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन नीचे है 2t, और साथ में मल्टीप्लाई होगा 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा। ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं, यहाँ चूंकि बताया गया तो इसको हम यहाँ 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी ये दिखा सकते हैं। और आगे बढ़िए ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा साइन 2, और ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई अपॉन टी इंटू टी,
माइनस साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू हमको प्राप्त होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ से इस टी से ये टी कैंसिल हो रहा है, ये टी से टी कैंसिल हो चुका है, और यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, इसमें भी एक टी यहाँ और एक टी यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा। और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ टी से टी कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी टी से टी कैंसिल हो रहा है। कुल मिलाकर यहाँ देखिए बचा क्या, तो यहाँ कुल मिलाकर देखिए क्या बच रहा है, थोड़ा सा स्पेस हम खाली कर लें ऊपर। यहां से देखिए यहां बच रहा है आई स्क्वायर का बार इक्वल टू, यहां आई इज नॉट स्क्वायर अपॉन टू, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, ये इस पद में बच रहा है। और आगे देखिए माइनस में, यहाँ टू टू जा फोर टू जा एट, दो गुड़े दो, यानी नीचे 8 पाई मिल रहा है, माइनस में आई नॉट स्क्वायर अपॉन 8 पाई ये मिल रहा है। और यहां ब्रैकेट में तो ये मिल जाएगा साइन टू टू जा फोर, ये 4 पाई हो जाएगा, और बाकी तो ये जीरो हो चुका है। अब देखिए साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन 4 पाई की वैल्यू, तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 कह सकते हैं, पाई बाई 2 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, 180 अंश का 0 होता है, और फिर 180 का अगर डबल करें 360 तब भी वैल्यू हमको 0 ही मिलेगा, 4 पाई करेंगे तब भी 0 मिलेगा। मतलब जितना भी हम गुणज इसका लेते जाएंगे पाई का 1 2 3 4 5 6 सारे गुणज साइन के 0 प्राप्त होते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो साइन 4 पाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा पद हमको 0 मिल जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 8 पाई इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आई स्क्वायर का बार इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ धारा के वर्ग का औसत मान है, अब इसका हमें वर्गमूल लेने की जरूरत है, तब हमें IRMS प्राप्त होगा। तो दोनों पक्षों का यहाँ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर देखिए क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर का बार ये है और इसका वर्गमूल, और इधर पूरों का वर्गमूल ले लेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। अब ऊपर तो वर्गमूल मिल जाएगा हमको, और यहाँ देखिए ये अब मिल चुका है धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल, तो इसको हम IRMS कह सकते हैं, यही हमारा IRMS होगा, इसको हम IRMS लिख सकते हैं। और ये बराबर हमको मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा आई नॉट और नीचे बटा √2, ये मिल जाएगा आई नॉट बटा √2। अब यहाँ देखिए √2 का मान 1.414 होता है, √2 का मान 1.414, और फिर 1 को 1.414 से अगर डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707 इंटू आई नॉट, ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। तो ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। अगर हम प्रतिशतता में पूछें कि महत्तम मान का या शिखर मान का कितना प्रतिशत वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है, तो उसका 70.7% होता है। 100 से इसमें गुणा करके हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं। देखिए ये वैल्यू जो आया है ये कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशतता हम यहीं से निकाल सकते हैं। आई नॉट को यहाँ नीचे ले आए तो आई नॉट का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर देंगे दोनों पक्ष में, इधर भाग करा के। तो यहाँ IRMS जो वैल्यू प्राप्त हुई है ये आई नॉट की कितनी प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, आई नॉट नीचे आ चुका है, इसमें सीधे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये परसेंटेज में मिल जाएगा हमको।
70.7%। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो 70.7% उसके शिखर मान का होता है। और जबकि ये पूर्ण साइकिल की बात की गई है, पूर्ण साइकिल के लिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाला गया है। इसमें अर्ध चक्र की कोई बात नहीं, ये पूर्ण साइकिल के लिए ही निकाला जाता है। और जो औसत मान होता है वो पूर्ण साइकिल के लिए 0 होता है, वो अर्ध चक्र के लिए निकाला जाता है। और अर्ध चक्र में हमको प्राप्त हुआ था 63.7%। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं, इसी प्रकार से अगर हम VRMS की वैल्यू निकालें, इसी प्रकार बिल्कुल सेम कंडीशन चलेगा। तो इसी प्रकार हम VRMS की वैल्यू निकालें तो VRMS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V0/√2, और दशमलव में लिखना चाहें तो 0.707 इंटू V0। ये हमको VRMS के लिए इसी प्रकार से फार्मूला मिल जाएगा। तो जो RMS वैल्यू होती है इसका महत्व होता है भाई, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज में उसके वर्ग माध्य मूल मान का अपना विशेष महत्व है भाई। कोई भी हम उपकरण द्वारा अगर धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को किसी एमीटर द्वारा मापा जाए तो यह जो माप वो बताएगा, हमारा जो उपकरण होगा, यंत्र होगा, वो उसके वर्ग माध्य मूल मान को ही बताएगा। कोई भी यंत्र हो, चाहे वोल्टेज नापा जाए चाहे धारा नापा जाए, इसमें दोनों मान मापक यंत्र द्वारा उसका वर्ग माध्य मूल मान ही बता सकते हैं। चूंकि ये समय के साथ लगातार आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है। तो परिवर्तित हो रही है तो जैसे मान लीजिए हम धारा मापी द्वारा मान निकालना चाहें धारा का, किलकित कुंडली धारा मापी का प्रयोग करें तो वहां इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मतलब ये 100 बार, इसका मान 100 बार, एक चक्र में 2 बार, एक साइकिल में 2 बार शून्य होता है। तो ये 100 बार शून्य पर जाएगा, मतलब फ्लैक्चुएट करेगा। एक बार पहले अर्धचक्र में, दूसरे बार दूसरे अर्धचक्र में, और ये इतने कम समय में होता है भाई, हम सुई में तो हमको दिखाई नहीं देता। अगर हम धारा मापी द्वारा धारा का मापन करें प्रत्यावर्ती धारा का तो हमको तो वो स्थिर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो स्थिर जड़त्व के कारण होता है। वो सुई जड़त्व के कारण स्थिर होती है और धारा आवर्ती रूप से वो इतना तेज, इतने कम समय में वो लगातार बदल रहा है। धारा का मान धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक इतने कम समय में हो रहा है कि हम दृष्टि निर्बंध के कारण उसको हम देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। जड़त्व के कारण वो हमको वही स्थिर दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में अब जैसे बल्ब होता है, बल्ब देखिए ग्लो करता है, जलता है, तो प्रत्यावर्ती धारा उसमें प्रवाहित होती है। और हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक पूर्ण चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा 2 बार शून्य होती है, तो वो बल्ब भी 2 बार शून्य होता है, यानी 2 बार बुझता है। लेकिन इतने कम समय में, यानी 1/100 सेकंड में, 1/100 सेकंड में ये घटना होती है। तो 1/100 सेकंड में ये घटना होने के कारण हमारा नेत्र उसको नहीं समझ पाता, उसको नहीं देख पाता। हमको लगातार बल्ब सतत रूप से जलता हुआ दिखाई देता है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हमको जो भी माप लिया जाएगा, कोई भी यंत्र द्वारा अगर कहा जाए कि हाँ किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो वो 5 एम्पियर की धारा उसका RMS वैल्यू होगा, उसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। या कहा जाए घरों में वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है 220 वोल्ट कहा जाता है कि 220 वोल्ट लगाया जा रहा है, तो वो 220 वोल्ट उसका RMS वैल्यू होता है। वास्तव में उसकी वैल्यू 220 गुणे √2। यहां से देखिए भाई, वैल्यू अगर निकाला जाए V0 का तो RMS वैल्यू का √2 गुना होता है V0। यहां से V0 इक्वल टू VRMS इंटू √2, इसका √2 गुना ये। तो जो मान यंत्र द्वारा मापा जाता है वो RMS वैल्यू होता है, लेकिन वो RMS वैल्यू से उसका √2 गुना अधिक धारा उसमें प्रवाहित होता है। प्रत्यावर्ती धारा का घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, उसका वास्तविक मान 311 वोल्ट तक बढ़ता घटता रहता है, प्लस माइनस में होता है। मैक्सिमम 311 वोल्ट और मिनिमम माइनस में 311 वोल्ट हमको प्राप्त होता है। प्लस माइनस 311 के बीच वह प्रत्यावर्ती धारा बदलती रहती है।
यही कारण है। देखिए दिष्ट धारा में जो होता है वह औसत मान उसका बताता है। अगर दिष्ट धारा हम मापे किसी यंत्र द्वारा तो दिष्ट धारा में उस धारा का अस्थायी औसत मान होता है वो। चूंकि दिष्ट धारा परिवर्तनशील नहीं होती, वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वो परिवर्तनशील नहीं रहती, नियत धारा होती है, तो उसमें धारा का अस्थायी औसत मान मापता है यंत्र। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ये समय के अनुरूप परिवर्तित होती है, इसलिए इसका आरएमएस वैल्यू नापता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वर्ग माध्य मूल मान का विशेष महत्व है। तो इसी कारण से ये कहा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है। यही कारण है। अगर समान वोल्टेज की, भाई समान वोल्टेज की कोई परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट बह रही है, और अगर कहा जाए 220 वोल्ट की डीसी, एक एसी ले लिया जाए और एक डीसी ले लिया जाए दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट 220 वोल्ट, तो इसमें ये डीसी की वैल्यू तो 220 वोल्ट ही है, डीसी वाली वैल्यू ये 220 वोल्ट ही है, लेकिन इसकी रियल वैल्यू ये 311 प्लस 311 से माइनस 311 के बीच ये बदल रहा है। इसका मान प्लस 311 तक जाता है अधिकतम मान। तो ये है तो 220 वोल्ट, लेकिन ये 311 वोल्ट तक, यानी इसका अंडर रूट 2 गुना, इसका रूट 2 गुना लगभग 311 के आसपास आएगा। देख लीजिएगा इसका रूट 2 गुना करके तो लगभग इतने के बराबर आएगा। तो जब 220 वोल्ट एसी बहती है तो उसमें धारा का मान 311 वोल्ट की वोल्टेज वाली धारा प्रवाहित होती है, जबकि 220 वोल्ट डीसी में 220 वोल्ट डीसी ही रहती है। इसीलिए यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक कही जाती है, यह अधिक खतरनाक होती है। अब आइए देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक तो है, इसमें औसत शक्ति क्षय कैसे निकालते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति क्षय, मान लीजिए कोई परिपथ है और उसमें प्रतिरोध आर है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आर हो तथा आई धारा प्रवाहित हो रही हो, आई धारा प्रवाहित हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तब किसी क्षण शक्ति क्षय कितना होगा, किसी क्षण शक्ति क्षय उसमें होने वाला वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कह सकते हैं। तार के कारण वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, अथवा वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कहिए या ऊष्मा उत्पन्न होने की दर कहिए, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, उसमें वैद्युत ऊर्जा जो खर्च होगी वो ऊष्मा के रूप में खर्च होगी, तो कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर। तो हम सूत्र P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर ये लिख सकते हैं, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। अब चूंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा
आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ ऊष्मा भी जो उत्पन्न होगा वो भी आवर्ती रूप से परिवर्तित होगा। भाई ऊष्मा भी यहाँ नियत नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा नियत नहीं है, तो ऊष्मा भी आवर्ती रूप से परिवर्तित होगी। तो इसलिए हम उस ऊष्मा का औसत मान लेंगे। औसत वैद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है, इसमें क्षय हो रही है, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की औसत दर लिया जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा है इसलिए, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर जो है वह परिवर्तित हो रही है। वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर परिवर्तनशील है, अतः औसत दर, हम इसी का औसत दर निकाल लें, तो P बराबर हम यहां लिख सकते हैं आई स्क्वायर, ये भी परिवर्तनशील है तो इसका भी औसत लिया जाएगा इंटू आर। P बार बराबर आई स्क्वायर बार इंटू आर, ये कह सकते हैं। अब देखिए ये परिभाषा IRMS की क्या होती है, IRMS की परिभाषा क्या होती है, IRMS बराबर बताया गया है आई स्क्वायर के औसत मान का वर्गमूल। दोनों पक्षों का अगर वर्ग करा दिया जाए, यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करा दिया जाए तो क्या मिलेगा भाई, IRMS का अगर वर्ग करा दें तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगा कि आई स्क्वायर बार और IRMS का स्क्वायर ये दोनों बराबर होंगे। आई स्क्वायर का बार और IRMS का स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यही वैल्यू यहां रख दिया जाए, तो हमको क्या मिल जाएगा कि P बार ये बराबर होगा IRMS स्क्वायर इंटू आर, ये मिल जाएगा। यह सूत्र हमको प्राप्त होगा। तो यहां से हमको एक परिभाषा प्राप्त हो रहा है, यहां से IRMS और दिष्ट धारा के बीच एक संबंध मिल रहा है। क्या संबंध कह सकते हैं, इससे क्या परिभाषा दे सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है, जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा होती है। क्या कहा गया कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है, उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितने की उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा होती है। यानी अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और उतनी ही ऊष्मा किसी दिष्ट धारा द्वारा उत्पन्न हो रही हो तो वो दोनों धाराएं एक दूसरे के बराबर होती है। ये परिभाषा यही कहा गया है। तो ये संबंध जो मिल रहा है हमको कि आई स्क्वायर के बार का जो बराबर है IRMS का स्क्वायर, यहां से जो ये सूत्र प्राप्त हो रहा है यही हमको बता रहा है कि हम दिष्ट धारा से इसकी तुल्यता कर सकते हैं कि अगर कोई दिष्ट धारा उतनी ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी की प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कर रही है तो वो दोनों धाराएं आपस में बराबर होंगी। यह रिलेशन यहां से प्राप्त हो रहा है। तो आज हम इस पूरे RMS वैल्यू और औसत मान इन सब पर चर्चा कर चुके। अब अगले दिन हम प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में या B और I के बीच कलांतर क्या होता है, उनका फेजर आरेख कैसे बनता है और कौन कौन से परिपथ हैं प्रत्यावर्ती धारा में कि जिसमें L परिपथ है, C परिपथ, R परिपथ, LCR परिपथ, इन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रतिबाधा निकालने के लिए, कलांतर निकालने के लिए। तो इन सभी की चर्चा अब हम अगले लेक्चर में करेंगे। वीडियो चूंकि बड़ा हो रहा है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें ना कहकर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ सारी चीजें बहुत ही आसानी से बड़े बड़े डेरिवेशन एक एक चीजें यहाँ बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जाएगा आपको।
चाहे आप बायोलॉजी वर्ग से हो, चाहे मैथमेटिक्स वर्ग से हो, इस तरीके से हम व्याख्या करेंगे कि सभी को समझ में आए। और जिनको भाई स्ट्रांग है वो थोड़ा उसको फास्ट करके देख लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से हम बिल्कुल बताएंगे उस लेवल से कि एक कमजोर छात्र अगर है तो उसको भी समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।